क्या सचमुच सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर किया है? क्या राज सचमुच में सोनम का प्रेमी है? क्यों सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो? जो सुपारी किलर्स थे वो जब पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो पहाड़ बहुत ऊंचा था, तो उन्होंने चढ़ने से मना किया। सोनम ने कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन हत्या करना बहुत जरूरी है। सोनम के पड़ोसियों ने क्यों बताया कि वो लड़की बहुत ही मिलनसार थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती? आखिर इस कहानी का सच क्या है? दोपहर 1:30 बजे सोनम ने अपनी सास को फोन करके ये क्यों बताया कि उसने 11 का व्रत रखा हुआ है? आखिर क्या है इस पूरी कहानी का मामला? क्या ये हत्या है, अपहरण है, या फिर कोई और साजिश? आज इस पूरे केस की हम पढ़ते खुलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के मामले क्यों घटने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और इस समय हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जिस घटना को पूरा देश जानना चाहता है। पहले जब शादी होती थी तो घर परिवार रिश्तेदार कितने सारे सपने संजोते थे, और आज की शादी होने के बाद कितने ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो बमुश्किल महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर भी नहीं चलते हैं। लेकिन आज जो कहानी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, वो एक ऐसी कहानी है जिसमें मात्र 12 दिन में एक शादी हुई और शादी के बाद पति की हत्या भी हो गई, और फिर जो ड्रामा, ट्रेजेडी, एक्शन, सब कुछ एकदम आप ये कहिए कि फिल्मी कहानी है। और संवेदनहीनता का स्तर ये देखिए कि जिस लड़के का मर्डर हुआ, उस लड़के की बहन सिर्फ व्यूज पाने के लिए उस लड़के के शादी के तमाम सारे वीडियो वायरल कर रही है। तो ये तमाम सारी संवेदना का और संवेदनहीनता का एक ऐसा उदाहरण है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हुआ ये कि 8 जून को गाजीपुर में है एक काशी ढाबा जिसका मालिक है साहिल यादव। गाजीपुर के उस काशी ढाबे पर एक लड़की बौखलाई हुई सी आती है, जिसके हाव भाव ऐसे लग रहे हैं कि ये बहुत हताश, परेशान, निराश है। और वो उस ढाबे के मालिक से कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे कहीं बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा किडनैप हो गया था, मेरा सारा जेवर छीन लिया है, मेरी जान को खतरा है। साहिल अपना फ़ोन देता है और वो फ़ोन अपनी जो उसकी मायका पक्ष है अपने भाई को लगाती है और कहते हैं कि मेरी किडनैपिंग हो गई थी और इस समय मैं सुरक्षित हूँ, और इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। अब जब वो फ़ोन काट देती है तो उसके भाई को बहुत टेंशन होती है, तो वो दोबारा उसी नंबर पर, उसी मोबाइल पर फ़ोन लगाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, ये जो मेरी बहन है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तुम इसको जाने मत दो, बैठाओ, खिलाओ पिलाओ कमरे में आराम से और पुलिस को खबर कर दो। साहब उसने पुलिस को खबर कर दी और थोड़ी देर बाद पुलिस ने आकर उस लड़की यानी सोनम को गिरफ्तार कर लिया। सोनम ने बताया कि उसके पति की हत्या कर दी गई है, उसके साथ लूटपाट हुई है और वो किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर यहाँ गाजीपुर तक आई है। अब ये किस्सा, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? 11 मई, एक ऐसा दिन जिस दिन सोनम की और राजा रघुवंशी की शादी होती है। परिवार में बड़ा अच्छा सा माहौल चल रहा है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, और जो वीडियोस और जो फुटेज आई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि सोनम भी बढ़ चढ़ के उस शादी में हिस्सा ले रही थी। घर वाले, परिवार वाले, लड़के के माँ बाप के अपने, बहन के अपने सपने थे और लड़की के घर वालों के अपने सपने थे। शादी हुई। शादी होने के अगले ही दिन सोनम जो है राजा पर दबाव डालती है कि हम लोग जो है हनीमून पर चलते हैं। राजा 30 साल का एक लड़का है जिसकी एक ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और सोनम के पिता का नाम देवी सिंह है जिसका काम प्लाईवुड बनाने का है। तो दोनों ही परिवार ठीक ठाक स्थिति में है और बड़ी धूमधाम से, जो भी मध्यवर्गीय परिवारों के जो खर्चे होते हैं उसी तरह से दोनों की शादियां होती है।
सोनम की मां कहती है कि इस समय माहौल ठीक नहीं है, कश्मीर में पर्यटकों पर हमला हुआ है, शादी हुई है, यहीं रहो, गर्मी बहुत है। लेकिन सोनम लगातार दबाव डालती है, राजा से कहती है तो राजा तैयार नहीं होता। आदमी की अपनी आर्थिक स्थितियां होती हैं, कुछ भी कारण ऐसा रहा हो कि राजा मना कर देता है कि मुझे हनीमून पर नहीं जाना। अब इस स्टोरी को कैसे अंजाम दिया जाए, सोनम के मन में जो चल रहा है वो कैसे पता चले। वो अपने पति को बहुत प्यार करती है या वो अपने पति को वास्तव में सच में हनीमून पर ले जाना चाहती है। तो तय ये किया गया कि सोनम अपने पति की टिकट अपने पैसों से कर देती है और फिर आती है कि देखो मैं तुम्हें सरप्राइज दे रही हूं, अब तो तुमको चलना पड़ेगा, देखो मना नहीं कर सकते। और टिकट उसने एयर टिकट सिर्फ एक तरफ की थी, दूसरी तरफ की उसने कोई टिकट ही नहीं की। और उसके पीछे तर्क ये दिया कि वहां घूमेंगे फिरेंगे तो पता नहीं कब कैसे आना हो, तो अगर बन जाएगा तो ट्रेन से करा लेंगे, नहीं तो वापसी में फ्लाइट की ही टिकट ले लेंगे। राजा के हाथ पर नाम गुदा हुआ था राजा। शादी में उसको जो चेन मिली हुई थी उसकी माँ ने कहा ये भी पहन कर जाओ। लड़की ने अपना जो थोड़ा मोड़ा जेवर था वो सुरक्षित रखा और राजा चेन वैन पहन के मेघालय के शिलोंग में दोनों पहुंचे। शिलोंग के पास एक जगह है सरोहा। आमतौर पर जब कोई हनीमून ट्रिप पर जाता है तो आसपास की सारी साइट्स को ऑनलाइन विजिट कर लेता है कि वहां जाकर देखेंगे कि क्या कैसा है, क्या अच्छा है, क्या बढ़िया है। और ये जो ट्रिप है, यानी 11 मई को शादी हुई और सोनम लगातार प्रयास करती है और 20 तारीख की वो टिकट करा लेती है और 20 तारीख को ये लोग मेघालय पहुंच जाते हैं। यानी मात्र शादी को 9 दिन हुए हैं और 9 दिन के बाद वो वहाँ मेघालय शिलोंग में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक होटल बुक करते हैं। अब वो वहाँ पर जगह चेक करती है, कहाँ पर झरना है, कहाँ पर और तमाम सारी चीज़ें हैं। उसे वो तमाम सारी साइट्स देखनी है अपने पति के साथ। और फिर अचानक क्या होता है कि 23 मई को शाम को सोनम और वो राजा यदुवंशी दोनों लापता हो जाते हैं। घर वाले कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं मिलता। 2-3 दिन बाद उसके जो राजा हैं और सोनम के परिवार वाले कंप्लेंट करते हैं, पुलिस कंप्लेंट, और मेघालय पुलिस जो है, शिलोंग पुलिस जांच पड़ताल में लगती है तो देखती है कि जिस जगह पर जो लोकेशन था वहाँ पर सोनम की वाइट टी शर्ट, वो स्कूटी जो उन लोगों ने किराए पर ली थी और एक टूटा हुआ मोबाइल की स्क्रीन, ये कुछ चीज़ें मिलती हैं जिससे ये शक होता है कि सोनम का और राजा का किसी ने अपहरण कर लिया है। और ख़ास बात ये थी कि इस तरह की जो चीज़ें हुई थी वो इतने सडन, इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि पुलिस हक्की बक्की थी। सोशल मीडिया पर मामला आया तो हंगामा बरप गया, चारों तरफ शोर मच गया, जांच में तेजी आई, पुलिस हरकत में आई और अचानक 2 जून को एक खाई में राजा की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा होता है कि राजा रघुवंशी के सर पर आगे और पीछे से किसी धारदार हथियार से चोट की गई थी और वो धारदार हथियार जो मेघालय के इलाके का लोकल हथियार होता है वो था। तो अंदाजा ये लगाया गया कि किसी लोकल गैंग ने लूटपाट के इरादे से उन दोनों को मारकर फेंक दिया है। लेकिन चूंकि लाश जो थी वो राजा रघुवंशी की केवल मिली थी, लड़की की लाश वहां पर नहीं थी। तो आशंका ये जताई गई कि कहीं लोकल लोगों ने लड़के को मार के फेंक दिया है 200 फीट की गहरी खाई में और लड़की को ले जाकर कहीं गैंगरेप किया होगा और उसकी लाश दूसरे जगह लगाई होगी। अब पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पुलिस ये पता करती है कि यहां पर ये लोग कहां रुके थे। धीरे धीरे जब डिटेल में उस गहराई में घुसती है तो पता चलता है इन्होंने एक गाइड किया था। उस गाइड से जब पूछताछ की जाती है तो गाइड कहता है कि नहीं, सामान्य सब था, लेकिन एक बात थोड़ी सी अलग थी
कि उस लड़के से जो लड़के 3 लड़के बात कर रहे थे वो हिंदी में कर रहे थे। अब मेघालय में हिंदी ना के बराबर होती है और जो गाइड था वो अंग्रेजी में बात कर रहा था, उसको हिंदी आती नहीं थी। तो उससे पूछा वो क्या बात कर रहे थे, तो उसने बताया कि हमको सर हिंदी कम आती है, मुझे ये तो नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं, पर ये कन्फर्म है कि वो हिंदी में बात कर रहे थे। पुलिस का माथा ठनका कि आखिर जब ये 2 लोग हनीमून मनाने आए थे तो और कौन लोग इनके साथ जो हिंदी में बोलने वाले थे। अब धीरे धीरे पुलिस ने सारे जो उस इलाके के जो टावर थे वहां से मोबाइल सर्विलांस पर डाले और पता किया कि आउट ऑफ मेघालय के नंबर कितने हैं। तो धीरे धीरे मोबाइल अपने सर्विलांस के जरिए कुछ ऐसे नंबरों तक पहुंची जो पहली बार उस इलाके में ट्रेस किए गए थे और उसी में एक नंबर निकल के आया जिस नंबर का पता लगाया गया। तो वो जो नंबर था आकाश नाम के व्यक्ति का था और मध्य प्रदेश इंदौर की सिम थी। तो मेघालय पुलिस ने इंदौर की मध्य प्रदेश की पुलिस को संपर्क किया और कहा कि ऐसा है कि यहाँ से हमको ये नंबर का डिटेल बताओ। तो नंबर का जब डिटेल बताया तो उसमें जो बंदे का नाम आया उसको पुलिस ने उठा लिया और पुलिस आ गई और उस आकाश को पकड़ लिया। तेज को 1:30 बजे सोनम ने अपनी माँ को यानी अपनी सास को उमा रघुवंशी को फ़ोन किया और बताया, माँ मैं और राजा दोनों बहुत मस्ती में हैं, ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। फिर ज़्यादा मेरे से चला फिरा इसलिए नहीं जा रहा है कि मैंने 11 का व्रत रखा है। 11 का व्रत वो व्रत होता है जो एकादशी को रखा जाता है और बड़ा ही कठिन व्रत होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ भी अन्न या कोई भी चीज़ हैवी खाने की नहीं खाई जा सकती। इसमें कुछ लोग निर्जला रखते हैं जिसमें लिक्विड वगैरह पीकर ही पूरा दिन गुजारा जा सकता है और ये व्रत जो है वो भगवान विष्णु की आराधना में रखा जाता है और इस व्रत को रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। माँ खुश हो गई कि मेरी बहू 11 का व्रत रखे हुए है और उसी दिन अचानक ये लोग लापता हो जाते हैं और फिर इनका कोई पता नहीं चलता। तो ये वो कहानी है जिस कहानी में इतना सारा कुछ पूरे देश में फैल चुका है कि लोग इस कहानी की एक एक अपडेट जानना चाहते हैं। तो 2 जून को जब राजा रघुवंशी का शव मिला और जब आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस को और कुछ जानकारी मिली। जब उसने सारे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें वही व्हाइट टी शर्ट सोनम ने पहन रखी है जिस टी शर्ट को वहां पर खून से सना हुआ पाया गया था। और बार बार सोनम जो है राजा स्कूटी पर कुछ सामान रख रहा है और सोनम बार बार स्कूटी से दूर जाकर फोन पर कुछ टाइप कर रही है। पुलिस कह रही है कि सोनम उस सीसीटीवी फुटेज में अपने उन किलर्स को लोकेशन भेज रही है। अब ये किलर्स कौन है? तो कहानी कुछ यूं बनी कि सोनम के पिता देवी सिंह जिनका प्लाईवुड का कारोबार है उनके यहाँ एक लड़का काम करता है जो सारा काम देखता है। जैसे जो शॉप्स वगैरह में छोटी मोटी फैक्ट्रीज में होते हैं एक मैनेजर टाइप का एक पद होता है। लड़के का नाम होता है राज कुशवाहा। सोनम भी चूंकि अपने पिता की उस फैक्ट्री में आने जाने लगी थी तो धीरे धीरे राज कुशवाहा और सोनम के बीच गुपचुप तरीके से प्रेम हो जाता है। अब चूंकि राजा उसके यहाँ एक तरह से नौकर है तो इतने गुपचुप तरीके से उन दोनों ने आपस में ये संबंध बनाया कि किसी को कानों कान भनक नहीं लगी। इसी बीच लड़की की शादी तय कर दी गई, यानी सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय हो गई। जब शादी तय हो गई तो सोनम के कुछ फोटोज ऐसे आए जिनमें उसका चेहरा जो है वो काफ़ी मायूस, काफ़ी उदास दिख रहा है। लेकिन कुछ वीडियो फुटेज ऐसे हैं जिसमें बड़ा आनंद और बड़ी खुश है। कुल मिला के आप ये पता नहीं लगा सकते कि इसको दुख है या ये प्रसन्न है। शादी होती है और शादी के दिन ही जो उसका प्रेमी है वो उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो सोनम कहती है कि तुम चिंता मत करो, शादी हो जाने दो, लेकिन हम अगला जीवन खुशी खुशी बिताएंगे। उसके पीछे कारण ये था कि वो चूंकि
8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा होगा तो उसके पास पैसे का भी अभाव होगा। इधर राजा रघुवंशी के साथ शादी से उसके पास जेवर भी आ गया होगा, कैश भी आ गया होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें उसने स्ट्रांग अपनी कर ली होंगी। तो एक तो ये कहीं ना कहीं लालच रहा होगा कि शादी जब होगी तो शादी के बाद हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे और फिर इसको मार देंगे, फिर अपनी एक दुनिया अलग से बसा देंगे। तो अब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम कैसे दिया जाए, तो राज जो है कुशवाहा, उसने 3 किलर्स से संपर्क किया, जिसमें कुछ मध्य प्रदेश के थे और कुछ यूपी के थे। उन सुपारी किलर्स को इन्होंने 50,000 रुपया का पेमेंट भी दिया और ये कहा कि ये जो अपने सारे नंबर्स हैं ये रख दो। एक नया फ़ोन खरीदा गया और एक नई सिम उसको दी गई। और इधर जिस दिन राजा रघुवंशी और सोनम फ्लाइट से शिलांग के लिए उड़े, उसी दिन वो लोग भी ट्रेन पर बैठकर उसी जगह के लिए रवाना हो गए। और चूंकि घटना को ये न पता चल सके कि इसमें राज कुशवाहा भी शामिल है, इसलिए राज कुशवाहा जो है उस यात्रा पर नहीं गया। वो बाकायदा आता रहा, अपने ऑफिस अपना काम करता रहा और जब ये सूचना आई कि उनका अपहरण हो गया तो पूरे दुख में शामिल रहा, ढूंढवाता भी रहा, उनके माता पिता को सांत्वना भी देता रहा। तो ये जो सारे लोग थे, ये धीरे धीरे लड़की पहले राज कुशवाहा को सोनम लोकेशन भेजती और राज कुशवाहा लोकेशन भेजता उसी नंबर पर जो उसने उन किलर्स को दिया था। वहाँ से उनको पता चलता कि ये लोकेशन कहाँ है और धीरे धीरे करके जिस होटल में ये लोग रुके थे पति पत्नी, यानी सोनम और राजा रघुवंशी, उसी के इर्द गिर्द वो लोग रुकने लगे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कोई लड़की इतनी बेखौफ कैसे हो सकती है कि शादी भी कर ले और हंसी खुशी पूरा आनंद भी ले ले और उसके बाद हनीमून जाए और उसके बाद इतनी बड़ी साजिश रचने के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए, इसके पीछे जो मेरा अपना विश्लेषण है वो ये है कि जिस तरह की स्वतंत्रता पिछले दिनों महिलाओं को दी गई, नारीवाद के नाम पर जो तमाम तरह की चीजें होने लगी, वो इसलिए की गई थी कि ताकि स्त्री दबी कुचली ना रहे। ये उन स्त्रियों के लिए था जो पीड़ित थी। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं, जो पीड़ित हैं वो तो अब भी पीड़ित हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन तमाम सारे कानूनों को हथियार बना लिया है और जो पीड़ित महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल ये शातिर महिलाएं कर रही हैं और तमाम सारी महिलाएं इस तरह के केस करने के बाद साफ बच निकलती हैं। तो उससे इन तमाम महिलाओं का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि उनको लगता है कि वो जो कहेंगी वही सच माना जाएगा। और यही कारण है कि इतने बड़े बड़े निर्णय आजकल, एक दो नहीं, आप खंगालेंगे तो सैकड़ों केस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें विवाहिता, नवविवाहिता और कुछ पुरानी विवाहिता पत्नियों ने अपने पतियों को मारकर, जलाकर, मतलब तमाम तरह से उनकी हत्या की है। हालांकि ये पुरुष भी करते आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं का ये बदला हुआ रूप सबको चौंकाने वाला है। तो अब जो है कहानी ये शुरू हुई कि वो तीनों किलर्स पहुंचे, 22 मई को राजा को मारने का प्लान बनाया और किसी कारणवश वो राजा को मार नहीं पाए, तो उन्होंने अगले दिन का प्लान बनाया, यानी 23 मई। 23 मई को उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो थोड़ी ऊंचाई पर थी और नीचे गहरी खाई थी। वहाँ ले जाके सोनम ने राजा को खड़ा कर दिया। चूँकि वो 22 मई को वो लड़के राजा से मिल चुके थे, तो वो लड़के भी राजा के साथ गए। उन्होंने कहा मैं भी उधर का ही हूँ, तो थोड़ा दोस्ताना माहौल बनाया और राजा के साथ उसी स्पॉट पर, उसी पिकनिक स्पॉट पर पहुँच गए। और हत्या एक ऐसे हथियार से की गई जिसका नाम था दाऊ, जो मेघालय का एक लोकल हथियार है। उस हथियार को छुपा कर ले गए और जब हत्या कर दी, उसके बाद उसी 200 फीट गहरी खाई में लाश को फेंककर ये लोग गायब हो गए। उसके बाद न सोनम का कोई फ़ोन लगा, ना राजा रघुवंशी का लगा। घर वालों को जब पता चला, जब कोई खबर नहीं मिली, तो वही तमाम सारी प्रक्रिया जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब 2 जून को जब डेड बॉडी मिली तो पुलिस अपनी तरह से तफ्तीश में लगी थी। तो उसमें 4 लोगों ने हत्या की, जिसमें 3 लोगों के नाम थे, आकाश, आनंद और विशाल। तो अब ये तीनों
अब गिरफ्तार हो चुके हैं और सोनम जो है वो 10 जून को यानी आज के दिन पुलिस की रिमांड पर है 3 दिन की। अब जैसे ही मेघालय पुलिस ने ये कहानी बताई कि राज और सोनम ने मिलकर राजा रघुवंशी का मर्डर किया है, तो ये बात किसी के गले नहीं उतरी और दोनों परिवारों ने ये दावा किया कि ये जो सोनम है उसको फंसाने के लिए मेघालय पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बुन रही है। अब आप ये बताइए कि इसका सच कैसे आया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी सिफारिश गृह मंत्री अमित शाह जी से की। इस केस की सीबीआई जांच की तैयारी चल रही है। अब पुलिस से जब ये पूछा गया कि भाई आपको कैसे पता है, अब इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी का मर्डर किया है, तो पुलिस के पास जो सबूत है उसके आधार पर पुलिस ने बताया कि जब ये गाजीपुर आई सोनम, तो गाजीपुर ये सीसीटीवी एक फुटेज मिला है, उसमें मोबाइल पर बात कर रही है और बाद में वही सोनम ढाबे के मालिक साहिल से कहती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे अपने फ़ोन से बात करा दो। इसका मतलब है कि ये कुछ तो कुछ छुपा रही है। जब इसके पास ऑलरेडी फ़ोन था तो इसने साहिल के फ़ोन से बात क्यों की। दूसरी बात, जब सोनम साहिल से मिलती है तो उसका जो व्यवहार होता है बड़ा ड्रामेटिक होता है, ऐसे लगता है ये बहुत पीड़ित है, और जब वो फ़ोन पर बात कर रही है तो उसका व्यवहार एकदम सामान्य है। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं। एक बात और, जिस दौरान सोनम और उसका पति राजा रघुवंशी यानी 20 मई से 23 मई के बीच मेघालय में थे, उस दौरान सोनम की लगातार राज कुशवाहा से फोन पर बात हो रही थी घंटों। ये कॉल डिटेल जो पुलिस को मिली है, इसको पुलिस एक खास सबूत मार रही है कि राज कुशवाहा जो है वो लगातार सोनम को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा करना है, ऐसा करना, और सोनम लगातार उसको लोकेशन भेज रही है और ये दोनों काम बदले हुए नंबरों से हो रहे हैं। तो तमाम सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सुई पूरी तरह से सोनम की तरफ जा रही। पुलिस के अपने दावे हैं, परिवार वालों के अपने दावे हैं। इधर आप सोचिए कि 23 मई को हत्या होने के बाद सोनम ने अपने घर से कोई कांटेक्ट नहीं किया, कुछ भी पता नहीं चला, घर वाले परेशान रहे। तो आखिर इतने दिन यानी 23 मई से और 8 जून तक सोनम थी कहाँ? अगर वो ढाबे पर आकर फोन कर सकती है तो वो फोन पहले भी कहीं से कर सकती थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं और ये कहाँ रही, अभी तो पुलिस को बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी हैं, उसको रिमांड पर लिया गया है। लेकिन जिस शातिराना तरीके से हत्या हुई है, ये गुत्थी इतनी भी सरल नहीं है कि इतनी जल्दी सुलझ जाएगी। लेकिन पुलिस के अपने दावे हैं और सोनम के परिवार के अपने दावे हैं। हालांकि राजा की माँ उमा रघुवंशी ने यह दावा किया है, उसको ये विश्वास हो गया है सोनम की हरकतों से कि संभवतः सोनम ने ही उसके बेटे राजा रघुवंशी की हत्या की है। अब इस मामले में क्या कैसे आगे की पड़ताल चलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इस समय ये मामला पूरे देश को झकझोर के रख रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसे अपराध क्यों होते हैं? ये लड़कियां क्यों ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो रही हैं या क्यों ऐसा कदम उठाती हैं? तो आपको क्या लगता है, इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से हमारे वीडियो का कंटेंट और ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और इस केस में अगर कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।